जजमेंट राइटिंग क्लासेस। देखो, अब क्या होता है जजमेंट राइटिंग, आप लोगों को आई होप पता ही होगा कि क्या करता है। तीन गेम चेंजर होते हैं अपने जुडिशरी में। यदि आपको जुडिशरी क्लियर करना होता है तो आपको तीन चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई इंसान प्री क्लियर कर कर आया है तो आई आपको पता ही है कि कोई इंसान यदि प्री क्लियर कर कर आया है तो उसे किसकी नॉलेज होगी? उसे लॉ की 100% नॉलेज होगी। मतलब यदि उसने प्री कर लिया तो आप लोग के कंपटीशन में वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ठीक है। फिर मेंस करने आते हैं, जब सब लोग मेंस करने आते हैं तो मेंस में क्या होता है, लॉ जब लिखेगा, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो लॉ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में 70% रिलेट करते हैं लॉ से और 30% रिलेट करते हैं लैंग्वेज से और जजमेंट राइटिंग से। ठीक है। तो आप खुद ही समझिए कि जब जो इंसान प्री क्लियर करके आया है, लॉ जब लिखेगा तो 70% तो ऑलमोस्ट सबको आता है। ठीक है। तो आपको जुडिशरी के जो एग्जाम है उसमें आपको मेंस क्लियर करने में क्या हेल्प करेगा? तीन चीजें हेल्प करेगी। अ, हिंदी इंग्लिश, फिर जो भी आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो भी पेपर आता है, ठीक है, पेपर आता है वो, और लास्ट अपना जजमेंट राइटिंग। कैसे? जैसे मान लीजिए जुडिशरी में 23 क्वेश्चन आए एक पेपर में, सिविल के पेपर में क्वेश्चन आए या क्रिमिनल के पेपर में क्वेश्चन आए 23। ठीक है। तो जो 20 क्वेश्चन है जब 20 क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको परखेगा या किसी को भी परखेगा तो सेम रिपीटेटिव चीजें लिखी रहेगी। वो सेम एग्जामिनर एक स्टूडेंट की कॉपी में भी वही पढ़ रहा है, दूसरे स्टूडेंट डिफर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा केस लॉज डिफर कर जाएंगे। वो इंसान क्या करेगा कि जो अपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, मैम आई विल टीच इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, इफ यू डोंट नो हिंदी यू कैन लीव द क्लास, आई एम सॉरी। देखिए, अ, जो लिख रहे हो तो 20 क्वेश्चन में क्या है, 20 क्वेश्चन में सब लोग बेयरक की लैंग्वेज लिखेंगे, एडिशनली कुछ लिख सकता है कोई इंसान, और डिफर क्या करेगा, थोड़े बहुत केस लॉ, दो तीन केस लॉस डिफर कर जाएंगे। लेकिन जो बाकी के तीन क्वेश्चन है, किसी किसी स्टेट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जजमेंट राइटिंग का, किसी स्टेट में 15 का आता है, किसी स्टेट में 20 का आता है। तो वो क्या देखेगा, एग्जामिनर क्या ऑब्जर्व करेगा कि आपने, लाइक फॉर सिविल में, हाँ, तो जजमेंट राइटिंग में फॉर एग्जाम्पल आप सिविल का जजमेंट लिख रहे हैं, किसका जजमेंट लिख रहे हैं? सिविल का जजमेंट लिख रहे हैं। वो पर्सन क्या देखेगा, सामने वाला एग्जामिनर, कि जो आपने कोर्ट का नाम लिखा हुआ है या आपने इश्यूज फ्रेम किए हुए हैं, कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, इश्यूज फ्रेम किए हैं, इश्यूज का आपने मार्शलिंग ऑफ एविडेंस कैसा किया है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे किया है, वो सब वो एग्जामिनर देखकर आपको क्या करेगा, मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और सेम, आप यदि जजमेंट राइटिंग किस में लिख रहे हैं, क्रिमिनल में लिख रहे हैं, यदि आप जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल में लिख रहे हैं तो वो एग्जामिनर, मैं आपको सेम अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, वो एग्जामिनर क्या देखेगा, 20 क्वेश्चन तो हर किसी ने लिखा है, सीआरपीसी लिख दिया, किसी ने पॉक्सो लिख दिया, लेकिन यदि जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आया तो वो देखेगा कि इस पर्सन को कोर्ट का नाम पता है क्या। ठीक है। सेकंड, वो क्या देखेगा कि इस पर्सन ने जो चार्ज फ्रेम किया है, जो ऑफेंस का चार्ज फ्रेम किया है, वो सही फ्रेम किया है, इस पर्सन को फॉर्मेट पता है क्या, किसका, जजमेंट राइटिंग का। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जजमेंट राइटिंग क्यों जरूरी है। आगे, जजमेंट राइटिंग फॉर क्लियरिंग एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने के लिए। सेकंड, जजमेंट राइटिंग में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप बन क्यों रहे हो, जज ही तो बन रहे हो। जज बनकर आपको करना क्या है, आपको जजमेंट ही तो लिखना है। तो अब आते हैं दो पॉइंट, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल केसेस में जब हम जजमेंट राइटिंग पढ़ते हैं तो हमें क्या पता, ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे जजमेंट राइटिंग पढ़ाने के लिए बैठी हूँ, मैं आपको यहाँ पे सीपीसी नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको लिमिटेशन नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको सिविल केसेस की आपको जजमेंट राइटिंग लिखनी है तो आपको इन सारे एक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सीपीसी में आपको ऑर्डर 14 पढ़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, एसआरए और लिमिटेशन आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए। और यदि आप क्रिमिनल कर रहे हो तो आपको सीआरपीसी, ठीक है, पॉक्सो, जेजे, इन सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रहनी चाहिए। क्वेश्चन आता है कि मैम इतनी सारी चीजें हैं, इतना एग्जॉस्ट है, हम कैसे पढ़ेंगे, इतना एग्जॉस्टिव है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो
ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल में हर चीज ही आती है। क्रिमिनल में आप मोस्ट ऑफ द केसेस देखेंगे तो होता है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड के केसेस आएंगे या थेफ्ट के केसेस आएंगे, जो चैप्टर लास्ट 16-17 बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस या किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस, ये सारे ऑलरेडी पता रहते हैं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और यदि हम सिविल केसेस की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता है किसके केसेस आएंगे, पोजीशन के केसेस आएंगे या रेंट कंट्रोल के केसेस आएंगे या किसी की प्रॉपर्टी किसी से लेनी है उस चीज के केसेस आएंगे। तो अब इसमें सिविल में क्या चीज होती है आप लोग माइंड में याद रख लो, यदि आप नए नए भी आए हुए इस फील्ड में कि लॉ की फील्ड में, सिविल के केसेस में बनते हैं इश्यूज। क्या बनते हैं सिविल के केसेस में? इश्यूज बनते हैं। आपको यदि सिविल का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर इश्यूज फ्रेम करके आने हैं, और यदि क्रिमिनल का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे बनते हैं चार्ज। जो अक्यूज होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अक्यूज पर क्या लगाए जाते हैं, अक्यूज पर चार्ज लगाए जाते हैं। और ये जो सिविल केसेस होते हैं इसमें बनाए जाते हैं इशू, कि दो पार्टी किस चीज में क्या है, वेरियांस पे है। अब जैसे जो सिविल का जो वो है, सिविल में मैं आपको ऑर्डर राइटिंग भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, सिविल में मैं आपको इश्यूज फ्रेम करना भी बताऊंगी इस क्लास में, और सिविल में मैं आपको जजमेंट राइटिंग भी बताऊंगी। क्रिमिनल जो केस है वहां पे मेरी एक मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड जो रश्मि है वो आपको क्रिमिनल केसेस बताएंगी, ठीक है, क्रिमिनल की जजमेंट बताएगी। तो आ जाइए एक बार मैं स्क्रीन पे आपको बताती हूँ कि इश्यूज कैसे फ्रेम करते हैं। यहाँ तक कोई इशू हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। कुछ भी आपको पूछना है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट करते हैं अदरवाइज। हाँ बताइए पायल मैम। ठीक है, एक बार सब लोग हैंड रेज कर दीजिए, दो तीन चीजें जो मैंने कही समझ में आ गई हो तो, कि भाई जजमेंट क्यों जरूरी है और क्या क्या करना होता है। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन पे। अब देखिए बात होती है कि व्हाट इज इश्यूज। क्योंकि मैं सिविल पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बता दूं, समझना, जो सिविल के केसेस होते हैं, जो सिविल के केसेस होते हैं क्रिमिनल से इन कंपैरिजन थोड़ा सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं? इन सिंपल होते हैं। यदि आपको सिविल की जजमेंट लिखने की टिप्स और ट्रिक्स पता चल गई ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपके यदि जजमेंट राइटिंग में मतलब दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं सिविल से रिलेटेड या एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑटोमेटिकली मतलब आपको खुद ही अंदर से पता रहेगा, जो चीज मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अंदर से पता रहेगा कि अब मुझे इसमें क्या लिखना है, अब मुझे इसमें क्या लिखना है, अब मुझे इसमें क्या लिखना है, सब चीजें मैं आपको एक नोट दूंगी, ठीक है, एक फॉर्मेट दूंगी सिविल केस का। तो सिविल जजमेंट का आपको मैंने जो फॉर्मेट दिया, आपको 80% फॉर्मेट सेम टू सेम रिपीट करके आना है, ठीक है। चेंज क्या होता है? चेंज सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मैम फैक्ट्स चेंज हो स्क्रीन जाते हैं। शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन हाँ जी, हाँ जी प्रियंका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मैम। अच्छा, सबको दिख रही है या इनको? हम्म। हम्म। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं आपको जो सिविल केसेस है, मतलब सिविल केसेस का फॉर्मेट, इवन दो आपको हम लोग क्रिमिनल केसेस का भी फॉर्मेट देंगे। तो अब देखो, चेंज कुछ नहीं होता, चेंज कुछ भी नहीं होता। चेंज क्या होता है? चेंज फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स में अब फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे? आपको फैक्ट्स पता चलेंगे क्वेश्चन से। अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि आप लोग ऐसा कभी भी, मतलब ऐसी इतनी बड़ी गलती कभी भी मत करना कि एग्जाम में, अब एग्जाम में क्या होता है वो मैं बताया आपको, 20 से 21 क्वेश्चन लिखते लिखते आदमी इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि जो केस होते हैं, ये जो जजमेंट के केस होते हैं, उनको अच्छे से, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से नहीं पढ़ता। आप लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि जो जजमेंट के लिए आपको प्रॉपर, मतलब मान लीजिए आधा घंटा या 40 मिनट तो निकालने ही है। उस क्वेश्चन पढ़ने के लिए पहले से आप प्रिपरेशन करो कि मुझे उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट तो देने ही देने हैं। बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, बच्चे क्या ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, कि जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे कर लिया। कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को? आपको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर। मैं तो 3 से 4 मिनट, मैं तो 4.5 मिनट, आधा आधा मिनट कीमती होता है। मैंने अपना डिसाइड किया था कि मुझे 4.5 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ने में देने हैं। तो क्या होता है, हम जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपने एक एक चीज पढ़ी, तो आपको लग रहा है कि यहाँ इश्यू फ्रेम हो रहा है, तो आपने पेंसिल से क्या करा, पेंसिल भी लेकर जानी है एग्जाम में, पेंसिल से उस क्वेश्चन पे कि यार यहाँ इशू फ्रेम हो रहा है, यहाँ इशू फ्रेम हो रहा है, यहाँ पे चार्ज फ्रेम हो सकता है, वहां पे आपने क्या लगा लिया, गोला लगा लिया। फिर क्या होता है, आप जब क्या लिखेंगे, जजमेंट लिखेंगे ना, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्मेट में आपको पूरा बता दूंगी, एज इट इज दे दूंगी आपको। फिर आपको क्या लिखना है, केवल इश्यूज लिखने हैं,
इश्यूज लिखने कि यहाँ इशू हुआ, यहाँ इशू हुआ, यहाँ इशू हुआ, फिर इशू। तो क्या होता है एग्जाम में, जजमेंट राइटिंग में इश्यूज और चार्ज ये मोस्ट वाइटल रोल प्ले करते हैं। आपने इश्यूज सही फ्रेम कर दिया या चार्ज सही फ्रेम कर दिया ना, तो समझो आपकी जो आगे की चीजें स्मूथ रहेगी। कैसे रहेगी? स्मूथ रहेगी। आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने इश्यूज गलत फ्रेम कर दिए, समझना, या चार्ज गलत फ्रेम कर दिए, तो अब आगे का जो जजमेंट है, मतलब आप इश्यूज फ्रेम करने तक अपना 50% पार्ट या चार्ज फ्रेम करने तक अपना 50% पार्ट क्या कर चुके होते हैं, कंप्लीट कर चुके होते हैं। यदि बाई चांस इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई इश्यू फ्रेम करने में या चार्ज फ्रेम करने में, आप आगे सोचते ही रहोगे। सोचते रहोगे तो क्या है, टाइम खराब होगा, आप है ना जजमेंट तक ही नहीं पहुंच पाओगे। जैसे सिविल के केस में जजमेंट पास होता है और क्रिमिनल के केस में जब सेंटेंस पास होगा, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। क्योंकि क्या क्या गलती रहेगी, आपने इश्यूज गलत फ्रेम करे या आपने चार्ज गलत फ्रेम करे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे आपको इश्यूज फ्रेम करना मैं बताऊंगी। क्या बताऊंगी? इश्यूज फ्रेम करना बताऊंगी। तो इशू फ्रेम करने से पहले दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो इश्यूज क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? एक बार हैंड रेज कर दो, इश्यूज क्या होते हैं। पहले तो सब लोग कर दो हैंड को। कोई किसी को आइडिया है? माइक ऑन करके बता सकते हैं इश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, प्रेक्षा बताइए। Ma'am, issues are the points of question which are at dispute between both the parties. One party is alleging that fact, and the other party is denying the same. So issues can be of two types. It can be of law and it can be of fact also. डन। अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है कि पारुल का मतलब मेरा नाम पारुल जैन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेक्षा बोल रही है कि पारुल का नाम पारुल जैन है, ये जो सामने लड़की खड़ी है इसका नाम पारुल है, और मैं खुद भी इसको असर्ट कर रही हूँ, इसको खुद भी असर्ट कर रही हूँ कि मेरा नाम पारुल है। तो आप लोग खुद समझिए, क्या आप एग्जाम में इशू बना के आएंगे कि क्या ये जो सामने बंदी खड़ी है इसका नाम पारुल है? नहीं, ये इशू नहीं है। इश्यूज वो होते हैं जिसपे पार्टीज क्या होती है, एट वेरियांस होती है। पार्टीज क्या होती है? एट वेरियांस होती है। वो बोल रही है, प्रेक्षा बोल रही है नहीं इसका नाम तो प्रतिमा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं बोल रही हूँ कि मेरा नाम पारुल है। अब यहाँ से इशू फ्रेम हो गए। क्या हो गए? पार्टीज किस पे आ गई? वेरियांस पे आ गई। एक बार हैंड रेज करो। एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें, ये हमारा स्टेप है। ये क्या है? स्टेप है जजमेंट राइटिंग का, कि इश्यूज आप कभी भी एग्जाम में जब जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आप ये देखो कि दोनों पार्टी असर्ट कर रही है किसी चीज को, उसको आपको कभी भी इशू फ्रेम करके नहीं आना है। ठीक है, दोनों पार्टी मान रही है, दोनों पार्टी उस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, उस पे कभी भी आप इशू फ्रेम नहीं करके आओगे। डन। तो देखिए इशू के लिए, देखिए फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कल एक बार मैं जजमेंट राइटिंग का और आपको वो दे दूंगी, फॉर्मेट दे दूंगी, आज मैं खोल नहीं भाई। देखिए, when one party affirms any material proposition, we will read later कि क्या होता है material proposition, कि when one party affirms any material proposition of law or fact and other party denies, then the issue arises। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पूछी जा सकती है आपसे। आपसे ये मेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, और आपसे इंटरव्यू में भी, फॉर इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज इशू। हमें आता है लेकिन हमें बताना नहीं आता। एग्जाम में पहले से प्रिपेयर करके जाना है कि इश्यूज क्या होती है, कि व्हेन वन पार्टी अफर्म्स एनी मटेरियल प्रिपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट, ठीक है, और दूसरी पार्टी उस चीज को क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज मटेरियल प्रिपोजिशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू और फॉर मेंस। मटेरियल प्रिपोजिशन क्या बोल रही है, जहां प्लेंटिव बताता है, वेयर प्लेंटिव शोज कि मेरा क्या है, राइट टू स्यू है। ठीक है, मटेरियल प्रिपोजिशन में वो सारी बातें जहां प्लेंटिव शो करता है कि कोर्ट सर, जज साहब, मेरा क्या है, राइट टू स्यू है, और जहां पे प्लेंटिव क्या बोलता है कि भाई इसका राइट टू स्यू है, मेरा राइट टू डिफेंस है। तो ये होती है मटेरियल प्रिपोजिशन की डेफिनेशन। एक बार याद करेंगे, हम यहाँ पे केवल जजमेंट राइटिंग नहीं, मैं आपको काफी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी कि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने अभी 2 चीजें बताई, व्हाट इज इश्यूज एंड व्हाट इज मटेरियल प्रिपोजिशन। एक बार याद करेंगे इसको, डेफिनेशन को स्क्रीन पे देख के, कि मटेरियल प्रिपोजिशन
दोज प्रिपोजिशंस ऑफ लॉ और फैक्ट। कभी भी आपको ये चीजें देखना है ना, इश्यूज, तो इशू दो तरीके के होते हैं, तो कभी भी आप लिखोगे तो लिखोगे दोज प्रपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट which a plaintiff must allege in order to show a right to sue. Plaintiff बताता है कि I have a right to sue and if a defendant must allege in order to constitute his right of defense. I hope दोनों चीजें समझ में आई हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ये देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इशू फ्रेम करने से पहले 110% इन चीजों को याद रखना है। क्या बोला मैंने? however However, the facts which is used by other party to deny asserted fact will not be subject matter of the issue. इस लाइन को हम 3 बार पढ़ेंगे, समझना। However, the fact, however, the fact which is used by other party to deny asserted fact will not be the subject matter of the issue. नहीं समझ में आया होगा? ठीक है। अब क्यों समझ में नहीं आया होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो पार्टी दूसरी पार्टी यदि डिनाई कर रही है तो वो आपका इशू नहीं हो। क्वेश्चन क्या हुआ? ए बोल रहा है बी से, मतलब कोर्ट में क्वेश्चन चल रहा है कि ए और बी का, और ए बोल रहा है सर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ था एक प्रॉपर्टी का। मान लीजिए ये अबीर नाम की जो प्रॉपर्टी है इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ था। अब क्वेश्चन है कि बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को ब्रीच कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड, अब बी बोल रहा है कोर्ट में कि सर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा भाई है, उसका इस प्रॉपर्टी में क्या है, माय ब्रदर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो जब तक वो हाँ नहीं करेगा तब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्या बोला कि जिस फैक्ट को दूसरा पार्टी डिनाई कर रहा है वो कभी भी आपका इशू फ्रेम नहीं होना चाहिए। कैसे? क्वेश्चन ये बनेगा वेदर, इशूज स्टार्ट होते हैं वेदर से, कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज या कॉन्ट्रैक्ट वाज ब्रीच्ड, या जो भी थर्ड फॉर्म होती है, बाय बी। लेकिन इसका इशू ऐसे फ्रेम नहीं होगा, वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकैपेबल टू परफॉर्म बाय बी। क्या बोला मैंने कि जो आप हमेशा इश्यूज फ्रेम करोगे वो असर्टेड फैक्ट्स पे फ्रेम करोगे। असर्टेड फैक्ट क्या थे कि क्या बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, लेकिन आप इशू इस तरीके से फ्रेम नहीं करोगे कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकेपेबल टू परफॉर्म बाय बी, की कॉन्ट्रैक्ट क्या बी के द्वारा परफॉर्म होना इनकेपेबल रहा, क्योंकि ये क्या है, ये एक डिनायल फैक्ट है। समझ रहे हो? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया तो। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करूंगी, आपको ये समझ में आया? आप इश्यूज, सबके साथ क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में आया? आप इश्यूज कैसे फ्रेम करोगे? असर्टेड फैक्ट्स पे। क्योंकि अब आप खुद ही समझिए, समझना, आपने इशू फ्रेम कर दिया ये वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकेपेबल टू परफॉर्म बाय बी। वैसे तो केस के सामने देखने पे कैसे पता चल रहा है? यदि आप सामने केस देख रहे हो, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया। अब आप पहुंच गए दूसरे स्टेज पे। कौन से स्टेज पे पहुंच गए? एग्जाम में आप बैठे हो और एग्जाम में आपने लिख दिया वेदर कॉन्ट्रैक्ट इज इनकेपेबल टू परफॉर्म बाय बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आपको ऐसे ऐसे अप्रिसिएशन, हाँ मैं बताऊंगी, रुक जाइए एक बार, अभी नीचे लास्ट में भी बताऊंगी मैं एग्जाम्पल, कि आपने इस तरीके से इशू फ्रेम कर दिया। अब आप ये इशू आपको गर्त में लेकर जाएगा एग्जाम में। यदि एग्जाम में आप ये बनाते तो 20 में से आपको 15 मार्क्स मिलते। अब आपने एग्जाम में गलत इशू फ्रेम कर दिया ना, एंड स्टेज पे पहुंचते पहुंचते आप किसके फेवर में बोलने लग जाओगे? समझो प्रेक्षा, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? आप किसके फेवर में बोलने लग जाओगे? आप बी के फेवर में बोलने लग जाओगे। ठीक है, जबकि सामने देखने से पता चल रहा है कि किस क्वेश्चन किसके फेवर में जाना चाहिए, ए के फेवर में। लेकिन 60% तो समझ में आ रहा है। अब आप बी के फेवर में चीजें प्रूव करने लग जाओगे कि बी का एक भाई है, बी ने ना एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर बी के भाई का इंटरेस्ट है। तो आपको नेसेसरी चीजों पे कभी भी फोकस नहीं करना है। और एक चीज और बताती हूँ जजमेंट राइटिंग करते टाइम, देखिए, कभी भी हम किसकी जजमेंट राइटिंग करते हैं? सिविल की जजमेंट राइटिंग करते हैं। क्रिमिनल में थोड़ा बहुत चलता है। सिविल की जजमेंट राइटिंग करते हैं क्वेश्चन के
क्वेश्चन के अपार्ट आपको कुछ भी नहीं जाना है, मतलब क्वेश्चन में जो चीजें लिखी है उसके अपार्ट जस्ट आप प्रोविजन लिख सकते हैं। कभी भी अननेसेसरी चीजें, आपको जजमेंट राइटिंग में ये चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है। अब जैसे क्वेश्चन किसके बीच में चल रहा था, ए और बी के बीच में चल रहा था। अब आपने कहीं ना कहीं, जो बी का भाई है, मान लीजिए बी का भाई है मोहन, अब आपने जब बी के फेवर में चीजें लिखनी स्टार्ट कर दी तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, आई आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनानी पड़ेगी, प्रिजम्पशंस बनानी पड़ेगी। तो कभी भी जजमेंट राइटिंग जब आप लिख रहे हैं, जजमेंट राइटिंग आप लिख रहे हैं सिविल जजमेंट में, तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि ऐसा होता, ऐसा हुआ, इस तरीके से हुआ, इस सिचुएशन में आपको कभी भी नहीं जाना है। और फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत हाइपोथिकेशन, ये चीजें मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीजें चलती है जिसमें आप प्रिजम्पशन लगा सकते हो, लेकिन 10%। मैं ये नहीं बोल रही कि 100%, थोड़ा बहुत का मतलब 10% भी नहीं, 5% चलता है। कैसा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर चार्ज लगा है पारुल के ऊपर, आपके सामने क्वेश्चन आया है कि पारुल ने क्या किया है, पारुल ने हाउस ट्रेसपास किया। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेक्षा है या प्रियंका है, प्रियंका में थोड़ा ज्यादा दिमाग है, प्रेक्षा में थोड़ा ज्यादा दिमाग है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि पारुल ने हाउस ट्रेस पास किया, तो ये इन्होंने प्रिजम्पशन लगा दी अपने आंसर में कि पारुल क्या है, लाठी लेकर घुसी थी, या पारुल प्रिपरेशन फॉर थेफ्ट करके घुसी थी, इस तरीके का। क्योंकि अब आपने लाठी लेकर घुसी थी या प्रिपरेशन फॉर थेफ्ट, आपका जा रहा था 379 में, या ये 452 में, 457 में जा रहा था, आपने अननेसेसरी चार्ज फ्रेम कर दिया, लाठी लेकर घुसी थी, प्रिपरेशन फॉर थेफ्ट करके घुसी थी। इस तरीके की गलती आपको कभी भी जजमेंट राइटिंग में नहीं करनी है। पहले जो हमने क्वेश्चन समझा उसके क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वापस पढ़ो, अब ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आएगी। हाउएवर द फैक्ट विच इज यूज्ड बाय द अदर पार्टी टू डिनाई असर्टेड फैक्ट, डिनाई क्या किया था, मेरे भाई का इंटरेस्ट है इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मैंने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, उस चीज पे आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, विल नॉट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इशू। इसका एक एग्जाम्पल लास्ट में दे रखा होगा मैंने, एक बार देखते हैं। देखो, हाउ टू फ्रेम एन इशू, सेम एग्जाम्पल है, आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। The question is, the plaintiff asserted that the defendant breached the contract of the sale of a particular land, and the defendant states that he was not able to complete the contract because in the land his brother has an interest and the contract cannot be fulfilled without his consent. Frame an issue, ये question बन गया। Issue should be framed like this: whether the defendant has committed the breach of the contract, but not framed like this: whether the performance of the contract has become impossible. The reason behind by framing should not be done as per defendant state, because he is denying the fact with taking support of his statement, as we have already read earlier. However, the fact which is used by other party to deny asserted fact will not be subject matter of the issue. You need to frame issue on asserted side, not on the supportive side. देखो, ये जो चीज आपने पढ़ी, ये जो चीज आपने पढ़ी, ये सिविल जजमेंट का व्हाट है, ये क्या है, ये सिविल जजमेंट की नींव होती है ना, नींव, ये सिविल जजमेंट की नींव है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया, इस इशू को समझ लिया, सिर्फ एग्जाम में आप ये एग्जाम्पल लेकर चलना, माइंड में अपने एग्जाम्पल लेकर चलना कि पारुल मैम ने ऐसे बताया था कि आपको फ्रेम करना है असर्टेड फैक्ट पे, ना कि डिनाइल फैक्ट पे। एग्जाम्पल समझ में आया, एक बार हैंड रेज कर दो, क्योंकि यदि आप इस चीज को नहीं समझोगे आगे पढ़ना अननेसेसरी, मतलब कुछ कोई सेंस नहीं। अर्शप्रीत बताइए, अर्शप्रीत। आप देखिए बातें और क्या क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ तक आ गए है, स्टेट स्टेप्स फॉर डिटरमाइन द इशू। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं जज की सीट पे, आई होप सब लोग जज बनेंगे, होप क्यों बनना ही है हमको सबको जज। आप बैठे हैं जज बन के, अब आप खुद ही सोचिए आप इश्यूज कैसे फ्रेम करेंगे। आप क्या देखेंगे, आप लोगों की जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट, जो प्लेंटिफ है
और जो डिफेंडेंट है इनकी क्या देखेंगे, प्लीडिंग्स देखेंगे। क्या देखोगे, प्लीडिंग्स देखोगे। प्लेंटिफ का क्या देखोगे, प्लेंट देखोगे। डिफेंडेंट का क्या देखोगे, रिटर्न स्टेटमेंट देखोगे। सबसे पहले आप यही तो देखोगे। सेकंड आप क्या देखोगे, सेकंड आप देखोगे कि ये लोग मान लीजिए कि कोर्ट ने कुछ डिस्कवरी करवाई, ठीक है। जब से हम चैप्टर 11 देखते हैं, कोर्ट ने देखा कि किस किन किन पार्टी ने एडमिशन कर लिया। चैप्टर क्या, ऑर्डर 12 देखते हैं सीपीसी का। कोर्ट ने देखा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं। देन और जब हम चैप्टर 10 देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 10 देखते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। तो आई होप समझ रहे हो आप लोग कि इश्यूज कैसे फ्रेम करता है जज। एग्जाम में ये चीजें नहीं देखनी है, लेकिन एग्जाम में आप जब इशू फ्रेम करोगे या जजमेंट फ्रेम करोगे तो आप ये शब्द लिख सकते हो कि हमने इश्यूज कैसे फ्रेम किए। हमने प्लेंटिफ की प्लीडिंग देख के, डिफेंडेंट की प्लीडिंग देख के, हमने पार्टीज का एग्जामिन किया एज पर ऑर्डर 10, और हमने डिस्कवरीज देख के, एडमिशन देख के, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग ये इश्यूज फ्रेम हुए। तो देखिए यही कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। स्टेप्स टू डिटरमाइन इश्यूज एज पर ऑर्डर 14। इश्यूज का क्या है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऑर्डर नंबर 14। एज पर ऑर्डर 14 रूल 1 का जो भी 5 नंबर का पैराग्राफ है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, while framing issues it is the duty of the court read the plain and written statement, examination of parties under order 2 of under rule 2 of order 10, and hearing the parties or their pleading. Ascertain upon what material proposition of fact or law the parties are at variance. हम क्या ascertain करेंगे कि parties variance पे किस stage पे, and shall thereupon proceed to frame and record the issues on which the right decision of the case appears to depend. ठीक है, कभी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताती हूँ महेश। प्लेंटिफ मीन्स जो पर्सन केस लगा रहा है, जो पर्सन केस इंस्टीट्यूट कर रहा है। डिफेंडेंट मीन जिसके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट कर रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, यदि आप जजमेंट राइटिंग की क्लास ले रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्लेंटिफ मीन्स जो प्लेंट प्रस्तुत कर रहा है, जो केस इंस्टीट्यूट कर रहा है। डिफेंडेंट मीन्स जो रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत कर रहा है। अब आप देखो, इश्यूज होते हैं, इश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। कभी आपसे पूछा जाए कि इश्यूज कितने तरीके के होते हैं, इश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। ये बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, और आपको ऐसे ही लिख कर आना है। बेयर एक्ट से ऊपर कभी भी दिमाग नहीं लगाना है कि इश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इशू ऑफ फैक्ट, और एक होता है इश्यूज ऑफ लॉ। अब तीसरा, एक कुछ इश्यूज मतलब मोस्टली इशू यही होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट और लॉ, कि ऐसा केस भी होते हैं जिसके अंदर इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ दोनों होते हैं। लेकिन कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए इशू कितने तरीके के होते हैं, बेयर एक्ट में इशूज दो तरीके के दे रखे हैं। ये किसी केस लॉज के थ्रू आया था कि इशू मिक्स ऑफ लॉ और मिक्स ऑफ फैक्ट्स भी हो सकते हैं। अब व्हाट इज इशू ऑफ फैक्ट? फॉर एग्जाम्पल, इशू ऑफ फैक्ट, फैक्ट मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी हाँ, मिनर्वा वर्सेस इनकम टैक्स में हो सकता है कि कभी कभी आपने एग्जाम में या कहीं पे सुना होगा कि तथ्य की गलती, जो तथ्य की भूल है उसे माफ किया जा सकता है। ठीक है, जो फैक्ट्स की भूल है वो तो क्या है, वो तो क्षमनीय है, उसको एक्सक्यूज किया जा सकता है। लेकिन जो लॉ है, कानून की भूल, विधि की भूल को हम क्या नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ है, इशू ऑफ फैक्ट्स जो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। मैं बोल सकती हूँ कि सर मुझे ये चीज पता नहीं थी। मान लीजिए कोई इशू ऑफ फैक्ट क्या हो सकता है, मैंने कोई भी है, लक्ष्मी है, मैंने मैं लक्ष्मी को कहा कि मैं तुझे व्हाइट हॉर्स, जो मेरा व्हाइट हॉर्स है वो मैं तुझे सोल्ड आउट करूंगी। लक्ष्मी कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट पे पहुंच गई कि सर इसने व्हाइट नहीं कहा था, इसने तो ब्लैक घोड़ा कहा था। तो इट इज इशू ऑफ फैक्ट। ये क्या है, ये तथ्य के इश्यूज हैं। ठीक है, समझ लो सर्कमस्टांसेस है कि क्या वाकई दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये व्हाइट हॉर्स सोल्ड आउट करेगी कि ब्लैक हॉर्स हॉर्स सोल्ड आउट करेगी। एक बार हैंड रेज करो। इशू ऑफ फैक्ट समझ में आ गए हो तो, इशू ऑफ फैक्ट्स। आते हैं इश्यूज ऑफ लॉ। इश्यूज ऑफ लॉ,
देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, कोर्ट में एक क्वेश्चन है, पारुल गई केस लेकर, किसका केस लेकर, कुछ पेमेंट से रिलेटेड केस लेकर। जब हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो जो पैसों से रिलेटेड चीजें होती है ना, मनी वगैरह से रिलेटेड चीजें, उसके अंदर कोर्ट में सूट फाइल करने का टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स जनरली। ठीक है, 90% आपको यही दिखेगा कि 3 इयर्स टाइम पीरियड होता है। आप पारुल गई आराम से सो रही थी, उस कुछ चिंता विंता नहीं थी, पारुल गई जब 3 साल और 1 दिन हो गया कि सर मुझे तो अनुष्का से 1 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, इट इज अ इशू ऑफ लॉ। कोर्ट जाकर बोलेगा, अब ये किससे बार हो जाएगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई आप अभी तक सो रहे थे तो आगे एक काम करो, आगे भी सो जाओ। कोर्ट इस चीज को एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, मैं बोलूंगी कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि पेमेंट ऑफ मनी की जब हमें डिग्री एग्जीक्यूट करानी होती है या कोर्ट में जाना होता है तो जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई रुक जा, तथ्य की भूल को तो मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये तो लॉ की भूल है। तो इट इज अ इशू ऑफ लॉ। एक बार हैंड रेज करो, लॉ की इशू समझ में आए कि क्या इस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है क्या, या क्या ये केस लिमिटेशन से बाहर होता है, या किसी अदर लॉ के कारण ये कोर्ट के अंदर हम केस को एडमिट नहीं कर सकते। आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। और एक केस लॉ जो मैंने कहा, उसके केस के कहा था, मोस्टली यही बनते हैं कि इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ एक केस में पाए जा सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कोर्ट को आप समझना 6 इश्यूज फ्रेम किए, आप जज हैं। मैं यदि जजमेंट राइटिंग क्लास लूंगी, मैं आपको जज बनाऊंगी। और क्या होता है, ये मैनिफेस्टेशन होता है कि जितनी बार मैं बोलूंगी कि आप जज है, आप जज है, आप बन जाओगे, कभी ना कभी बन ही जाओगे। समझना, जज है, आप बन गए जज, आपने 6 इशू फ्रेम किए। समझ रहे हैं, आपने 6 इशू फ्रेम किए कि यार पार्टी किस चीज पे वेरियांस पे है। मतलब 6 इशू फ्रेम हुए, जजमेंट जज ने कि पार्टी से बोल रही है कि नहीं यार काला घोड़ा था, या लाल घोड़ा था, या सफेद घोड़ा था, या और भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बना था या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पारुल ने तोड़ा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल रजिस्टर्ड होने की जरूरत थी या नहीं रजिस्टर्ड होने की जरूरत थी, या कुछ भी, छठा इशू छोड़ देते हैं। ये सब क्या है, ये इश्यूज ऑफ फैक्ट है। लेकिन फर्स्ट इशू, वेदर द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन, एंड सेकंड इशू कि वेदर द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। मोस्टली ये जो इशू ऑफ लॉ होते हैं ये दो तरीके के होते हैं कि वेदर द कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन, वेदर द सूट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं इश्यूज ऑफ लॉ। और ये इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिलिमिनरी इश्यूज। क्या कहा जाएगा, अब आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा गया, प्रियंका या जो भी, आपसे एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट आर प्रिलिमिनरी इश्यूज, तो ये दे रखे हैं ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 रूल 2 प्रिलिमिनरी इशू। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर 14 रूल 2 में दे रखे हैं प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं मोस्टली 2 टाइप्स के, कि whether the court has jurisdiction to acknowledge this suit, और whether the suit is barred by limitation। याद रहेगा, व्हाट आर प्रिलिमिनरी इश्यूज, एक बार हैंड रेज करो, सबको समझ में आ गया। मैम प्रिलिमिनरी इशू, हाँ, मैम ये प्रिलिमिनरी इश्यूज हर केस में ऐसा नहीं इशू। होता ना, हर केस में नहीं हो सकते, हर केस में नहीं हो सकते, लेकिन प्रिलिमिनरी इश्यूज, नाम से समझ रहे हो, प्रिलिमिनरी इश्यूज मतलब यदि कोर्ट को किसी, ये 6 इश्यूज हैं, ये 6 इश्यूज हैं, कोर्ट सबसे पहले सॉर्ट आउट करेगा ना तो इन 2 इश्यूज को करेगा। समझ लो, अब प्रियंका आप समझो कि मैंने ये सारी चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं, तो सबसे पहले आप यही तो देखोगे कि वेदर आई हैव जुरिडिक्शन अपॉन दिस केस और नहीं, यही तो देखोगे। और दूसरा केस कि आप है ना, आप एक काम करो, मान लीजिए प्रियंका आप जज हो, आपने ये देखा कि मैं पहले ये डिसाइड कर देती हूँ कि काला घोड़ा था या लाल घोड़ा था, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। एंड में आप ये डिसाइड करोगे क्या कि मेरे पास जुरिडिक्शन है या नहीं है, या मेरे पास में ये सूट जब आया विद इन लिमिटेशन पीरियड आया या नहीं आया, ये एंड में डिसाइड नहीं कर सकते ना। आपको इन इश्यूज को सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसे सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। समझ में आया प्रियंका? अब आप समझो, सुनो, अब आ रहे हैं क्वेश्चंस, कोर्ट में क्वेश्चन चल रहे हैं कि द जनरल रूल इज दैट, जनरल रूल क्या है, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट अपॉन ऑल इश्यूज। जनरल रूल क्या है कि कोर्ट को, यहाँ पे मान लीजिए 10 इश्यूज फ्रेम हुए,
10 इश्यूज फ्रेम हुए हैं, कोर्ट को जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ता है हर एक इश्यूज पर। लेकिन क्या है, इसका एक्सेप्शन है। जब प्रिलिमिनरी इश्यूज पे ही केस सॉर्ट आउट हो जाए, केस पे आपने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया या ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया, आई डू नॉट हैव जुरिडिक्शन अपॉन दिस कोर्ट। प्रियंका एक बार माइक अपॉन दिस केस, एक बार माइक ऑन करो। यस मैम। जब आपने इसी इशू पर, फर्स्ट इश्यूज पर, मतलब मान लीजिए पारुल और प्रियंका के बीच में केस चल रहा है, पारुल ने केस लगाया, प्रियंका रिवर्ट में लिख रही है डिफेंस में कि सर, कोर्ट सर, आपका तो इस केस में जुरिडिक्शन ही नहीं है, इसको तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जाना चाहिए। तो अब आपने ये इशू सबसे पहले डिसाइड करोगे, इस बात पे आप सब एग्री हो? आप सब यस मैम। एग्री हो? अब आपने ये ज्यूरिडिक्शन के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दिया और आपको पता चला मेरा तो ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, तो अब आप बाकी के 9 केस सुनोगे, 9 इश्यूज पर आप जजमेंट डिटरमाइन करो, मतलब अपने जजमेंट दोगे या नहीं दोगे? नो मैम। समझ गए सब लोग? द कोर्ट हैज टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, लेकिन इसका एक्सेप्शन है जब केस ही प्रिलिमिनरी इश्यूज पे सॉर्ट आउट हो जाए। एग्जाम में इतनी बड़ी अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप समझना, एग्जाम में आपके पास बचे हैं 5 मिनट, 7 मिनट, ठीक है, जजमेंट राइटिंग। अब हर इंसान छह छह इश्यूज फ्रेम करके आ रहा है और हर पे अपना जजमेंट सुना रहा है, आपको वहां पे ट्रिक खेलनी है कि हमें, अब इससे क्या होगा, एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस, आप देखो क्वेश्चन में कि कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी इशू बन रहा है क्या, कहीं ना कहीं ये केस हम प्रिलिमिनरी इश्यूज पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या। यदि आपने इस केस को बना तो दिए आपने छह छह इशू, अब आप जब जज इश्यूज को क्या कर रहे हो, सॉर्ट आउट करो, इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3। इशू नंबर 1 पे क्या लिख दिया कि मैंने जब तथ्यों को देखा, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स को देखा, तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि ये केस तो मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं आता। अब एग्जामिनर उन बच्चों को कितने मार्क्स देगा, उन बच्चों को मान लीजिए 10 में से 4 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है। जजमेंट में इतने मार्क्स मिलते, 7, मेरे को मैक्सिमम 7.5 मिले थे 8 में, तो जजमेंट में इतने मार्क्स मिले। लेकिन अब आपने प्रिलिमिनरी इश्यूज पर ही जजमेंट को क्या कर दिया, प्रोनाउंस कर दिया, तो आप बोलोगे कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू pronounce judgment on all जो below इशू, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिलिमिनरी इश्यूज पे क्या कर चुका, जजमेंट प्रोनाउंस कर चुका। अब आपको वो एग्जामिनर सबको जहां 3 या 4 मार्क्स दे रहा है, आपको आराम से 7 नंबर देकर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रिक लगाई है। क्या लगाई है? ट्रिक लगाई है। आपके पास में सफिशियंट टाइम नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन में क्या देखो, प्रिलिमिनरी इश्यूज देख कर आओ कि प्रिलिमिनरी इशू है तो मुझे जजमेंट को यही प्रोनाउंस कर देना चाहिए। आ जाइए, देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए, इश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। इश्यूज कितने तरीके के होते हैं? इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ। कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू, नॉट विद स्टैंडिंग दैट अ केस में बी डिस्पोज्ड ऑन प्रिलिमिनरी इशू, कि जब ये केस यदि प्रिलिमिनरी इश्यूज पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सेप्शन बता दिया, कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब रूल टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। तो इसने क्या बोला कि यदि केस प्रिलिमिनरी इशू पे डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है, द कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। अब यहाँ पे एक और चीज लिखिए कि जब केस में वेयर इश्यूज बोथ ऑफ लॉ एंड फैक्ट अराइज इन द सेम सूट, एक सूट है जहां पर इशू ऑफ लॉ भी अराइज हो रहा है, इशू ऑफ फैक्ट भी अराइज हो रहा है, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द केस और एनी पार्ट देयर ऑफ मे बी डिस्पोज्ड ऑन एंड इशू ऑफ लॉ ओनली। कोर्ट का ओपिनियन है कि इस केस को डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए ऑन इशू ऑफ लॉ ओनली। इट मे ट्राई दैट इशू फर्स्ट इफ दैट इशू रिलेटेड टू, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, ट्राई करेगा ये दो इशू, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अ बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी टाइम फॉर द बीइंग इन फोर्स, कि क्या इस केस पर सूट, इस केस पर बार लग रहा है क्या इस केस पर बार लग रहा है क्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आंसर लिख के आ सकते हो, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट को सारे इश्यूज पर जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ता है, तो हाँ भाई, सब पे इश्यूज पे जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, जब कोर्ट को दिख रहा है कि एक सूट में कंटेन्ड है इश्यूज ऑफ लॉ और इश्यूज ऑफ फैक्ट, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगा, इश्यूज ऑफ लॉ पे जजमेंट प्रोनाउंस करेगा। और कोर्ट को लगता है कि भाई इश्यूज ऑफ लॉ पे ही मेरा ऑर्डर या जजमेंट प्रोनाउंस हो सकता है, कोर्ट अननेसेसरी आगे के केसेस पे नहीं जाएगा। कोर्ट बोलेगा पारुल जैन जी जाइए आप यहाँ पे, आप आपका केस जयपुर में नहीं लगना, ऑर्डर दे दिया, आपका केस जयपुर में नहीं लगना, जोधपुर में लगना है, आप जाइए, मैं नहीं करूंगा आगे के केस सॉर्ट आउट। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार हैंड रेज करो कोई भी इशू हो। कल हम जब मतलब मैं आपको, ये 2 दिन की डेमो रहेगी आपकी क्लास की,
ठीक है, मैं काफी अच्छा, मैं ऐसे नहीं देखती कि यार फर्स्ट क्लास से डेमो या रेंडमली पढ़ा दो, कभी भी नहीं। मैं, मेरा ऐसा रहता है कि नहीं, अच्छे से पढ़ो। जो भी बच्चे मेरी क्लास में है तो एग्जाम में कभी लिखे तो थोड़ा बहुत चीजों को याद कर ले कि यार मैंने सीखा था। अब समझो कल की क्लास में मैं आपको एक जजमेंट का एक पीडीएफ है, जजमेंट का पीडीएफ है कि क्यों जजमेंट लिखना और क्यों जजमेंट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी 5 से 7 मिनट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस आई हुई है, तो वो भी आपको पढ़ना है एक बार। और लास्ट देख लेते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोर्ट जजमेंट कैसे कैसे फ्रेम करेगी। द कोर्ट मे फ्रेम इशू फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। सबसे पहले, एलिगेशन मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज और बाय एनी पर्सन प्रेजेंट ऑन देयर बिहाफ और मेड बाय प्लीडर और सच पार्टीज और प्लीडर। देखिए, कोर्ट कैसे इशू फ्रेम करेगी, जो भी एलिगेशन लगाए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए ओथ पे, बाय पार्टीज, बाय प्लीडर, बाय देयर एजेंट। ठीक है, सेकंड कैसे फ्रेम करेगी, एलिगेशन मेड इन प्लीडिंग और इन आंसर इंटेरोगेटरीज, ऑर्डर नंबर 11। जो भी इंटेरोगेटरीज के आंसर में पार्टीज ने क्या दिया है, क्वेश्चन में पार्टीज ने आंसर दिया, उनके बिहाफ पर इश्यूज फ्रेम कर देगी। एंड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय ईदर पार्टी। जो भी किसी भी पार्टी ने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है उसके बिहाफ पर, कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी नहीं पढ़ो। इसने ये कहा कि एलिगेशन मेड किए गए हैं पार्टीज के द्वारा, या एलिगेशन मेड किए गए हैं ओथ पे अदर देन पार्टीज, और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है पार्टी के द्वारा, इस इनके बिहाफ पर कोर्ट क्या कर लेगी, इश्यूज को फ्रेम कर लेगी। ठीक है, डन। कोई इशू, किसी को कोई क्वेश्चन है, एक बार पूछ लीजिए। मैम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के एग्जामिनेशन के मतलब उनके स्टेटमेंट देंगे, एविडेंस देंगे, उसके ऑर्डर बाद नंबर, हाँ कौन देखिए करेगा? क्या होता है, ऑर्डर नंबर 10 होता है, कभी आप सुनना, ऑर्डर नंबर 10 की बात है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। जब हम सीपीसी देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, 6 में आता है प्लीडिंग, प्लीडिंग प्रस्तुत, प्लीडिंग के बारे में लिखा है। 7th पे अपन ने किसके बारे में लिखा हुआ है, प्लेंट। 8th पे किसके बारे में हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट। और 9th पे प्रेजेंट, अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस, ये ऑर्डर का सीरियल है। इसके बाद में आप सबसे पहले देखना सीपीसी में, मतलब मैं एक चीज और बता रही हूँ, सीपीसी लोगों को हार्ड लगता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। आपने प्लीडिंग प्रस्तुत करी, आपने रिटर्न स्टेटमेंट प्रस्तुत किया, फिर आप कोर्ट में अपियर हुए ऑर्डर नंबर 9 में। फिर ऑर्डर नंबर 10 में कोर्ट क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है पार्टीज का, ओथ पे एग्जामिनेशन करता है। फिर ओरली एग्जामिन करेगा, उसके बाद ही तो सुनेगा प्रियंका, उसके बाद ही तो देखेगा पार्टी का एग्जामिन करके कि क्या सूट को इनिशियल स्टेज पे डिसमिस कर देना चाहिए या इसके इनमें इश्यूज हैं, क्या वाकई इश्यूज हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करके देखेगा ना वो। मैम जजमेंट राइटिंग की क्लास पहले इश्यूज फ्रेम होंगे, 2-3 दिन अपन इशू पढ़ेंगे, 2 दिन, कल भी इश्यूज पढ़ेंगे। फिर हम ऑर्डर राइटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि जजमेंट राइटिंग का बेस है ऑर्डर राइटिंग सिविल का। और फिर 3-4 दिन बाद जजमेंट राइटिंग क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि जजमेंट राइटिंग को पढ़ाने से पहले मुझे ये चीजें बताना जरूरी है, मैं एकदम से जजमेंट राइटिंग की क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकती। ठीक है, जो प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी वैसे वो परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मोस्टली हम यही ट्राई करेंगे, 9 to 10 मैं पढ़ाऊंगी आपको सिविल जजमेंट। ठीक है, और 10 to 11 क्रिमिनल जजमेंट रश्मि मैम पढ़ाएगी। ठीक है, यही ट्राई करेंगे। बाकी आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड होगी, प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, और आपको यही ट्राई करना है कि क्लास लो। क्योंकि क्या होता है, जब आप है ना लाइव क्लास लेते हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड क्लास दूंगी तो आप मुझसे पूछ नहीं सकते, मैसेज करके टेक्स्ट करके आराम से पूछ सकते हो। लेकिन लाइव क्लास लेने का आनंद एक अलग ही चीज है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में आप बोर हो गए, समझ में नहीं आ रहा, बैठ रहे हो, चाय पी रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, नींद में ले रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ध्यान रखो, रिकॉर्डेड क्लास की वैल्यू होती है 60% और लाइव क्लास की वैल्यू होती है 100%। ठीक है, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लाइव क्लास लो, तो आप यही ट्राई करना कि आप लाइव क्लास लो। ठीक है, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको बता दूंगी जजमेंट राइटिंग की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, कि जजमेंट राइटिंग में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या जजमेंट दिया था। एक इनकम टैक्स कमिश्नर का कोई ऐसा करके जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन लिखी थी कि जब स्टूडेंट्स या जब जज जजमेंट राइटिंग लिखे तो उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू सो मच।